ग्वादार सीपेक का एक सेंटर पॉइंट है, लेकिन यहाँ की आवाम आज भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं। वहाँ पे पीने का पानी नहीं है, वहाँ बिजली नहीं है, और तमाम जो बेसिक ज़रूरतें हैं, इंसानों की ज़रूरतें हैं, वो वहाँ पे ग्वादार के आवाम के लिए मुहैया नहीं कराई गई हैं। इनफैक्ट ग्वादार में जो पीने का पानी का जो एहतजाज चल रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसका इतिहास, उसकी हिस्ट्री 33 साल पुराना है। ग्वादार का एक इलाका है जेवनी, वहाँ पे जब प्रोटेस्ट हुआ ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के, तो एक छोटी नन्ही बच्ची यास्मीन, उसको पाकिस्तानी फोर्सेस ने गोलियों से भून डाला और वो वहीं पर शहीद हो गई। और ये प्रोटेस्ट ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के तब से आज तक ग्वादार में चल रहा है। वहाँ की आवाम आज भी एहतजाज कर रही है। और जब ग्वादार में जब ये सीपेक जब अनाउंस किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, तो बहुत बड़े बड़े वादे किए गए। ये कहा गया कि हाँ, यहाँ पे जो फिशरीज़ के जो फिशरमैन हैं, जो यहाँ पे फिशरीज़ करके अपना ज़िंदगी चलाते हैं, उनका रातों रात तकदीर बदल जाएगी। वहाँ प्रॉस्पेरिटी आएगा, ग्वादार में बड़े बड़े मॉल्स खुलेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुल जाएंगे, स्किल्स डेवलपमेंट होगा, खुशहाली आएगी। तमाम तरह के वादे किए गए पाकिस्तान के द्वारा, लेकिन आज भी वहाँ मूलभूत जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है, पीने का पानी, बिजली, इसके लिए एहतजाज चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे वहाँ की आवाम को लगे कि उनकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी हो। बेहतरी तो छोड़िए, वहाँ पे उनकी ज़िंदगी बद से बदतर हाल में पहुँच गई है। मागा लूगा चेदा दरके में कसानी चौके दा मच्छी जमाए थे रोचे यक्के लूगा पेटे आप निस्ते के कसी दजमाजी वास्ता या नमाजी वास्ता शमा गुशा का ग्वादर तरक्की छे तरक्की करने गाई शमा वजीरा शमा गजीरा शमा जैसिया शमा नाजमा शमा अर्को या अच मर्द में दा निश्ता मलकुतू का अन्य पैसा वास्ता भी तेने सज्जे कौम शतकता वजीरन के रा था पैसा बांधा था आप वास्ता नरुआ वती कौम में मददगारी वास्ता नरुआती मैं कसानी चक्कश ना चल्ला पोरा आज हमारा गोना में लोग पलोगे तचगाए पाप वास्ता ची वजह हमारा अपना। ग्वादार में जब सीपेक का आगाज हुआ तो पाकिस्तानी हुक्मरानों ने तमाम वादे किए। वादे ये थे कि यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट आएगा, मॉल्स बनेंगे, रोड्स बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा दुबई और सिंगापुर जैसा हो जाएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनेंगे, स्किल डेवलपमेंट्स के नए आयाम खुल जाएंगे, और ग्वादार पोर्ट का जो पूरा जिम्मा है वो इस डिस्ट्रिक्ट ग्वादार के नौजवानों को मिलेगा, नौकरियां आएंगी, तमाम तरह के वादे किए गए। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान इन सभी वादों से मुकर गई, क्योंकि उन्हें मकबूजा बलूचिस्तान की सिर्फ ज़मीन चाहिए। वहाँ के नौजवानों से, वहाँ की आवाम से, बलूचिस्तान की आवाम से पाकिस्तानी हुक्मरानों को कोई लगाव नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो मरे या जिए, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और इसी वजह से आज भी ग्वादार की जनता मूलभूत और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के लिए, जैसे 24 घंटा बिजली चाहिए उनको और पीने के पानी के लिए एहतजाज कर रहे हैं। ग्वादार बलूचिस्तान का एक साहिली इलाका है, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है, और इस कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में 3 और तहसील आते हैं। वो हैं फंसिनी, जेवनी और ओरमाडा। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने जब ग्वादार में सीपेक का आगाज़ किया तो तमाम वायदे किए, और वो वायदे इसलिए किए गए क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो इस तरह के वायदे नहीं करेंगे तो ग्वादार की आवाम तमाम ज़रूरतों के लिए एहतजाज करेगी, और पहले उनसे ये कहेगी कि इन ज़रूरतों को, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं, उनके बारे में कुछ ठोस बातें करें। पाकिस्तान ने जानबूझ करके उनको बरगलाया ताकि वो उस दौरान जब ये अनाउंसमेंट्स हो रहे थे, जब ये बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, प्रोपेगेंडा हो रहा था पाकिस्तान और चाइना के द्वारा,
तो एहतिजाज ना हो। और पाकिस्तान को तो सिर्फ मकबूजा बलूचिस्तान की ज़मीन चाहिए, वहाँ की आवाम से पाकिस्तान को कोई लगाव नहीं है। ग्वादार की हिस्ट्री पर अगर हम नज़र डालें तो पता चलता है कि 1780 में, आज से लगभग 250 साल पहले, जो ओमान के सुल्तान थे उन्होंने अपने भाई अबू सईद को मुल्क बदर किया, देश से निकाल दिया। और अबू सईद फिर बलूचिस्तान में उस समय जो खान ऑफ कलात थे, मीर नसीर खान नूरी, उनके पास आया और उनसे अस्करी इमदाद की गुहार लगाई। नसीर खान नूरी साहब ने अस्करी इमदाद तो नहीं दिया, लेकिन ये बोला अबू सईद को कि बलोच कौम एक मेहमान नवाज कौम है और वो जब तक चाहे बलूचिस्तान में रह सकते हैं। और बदले में उनको ये भी कहा कि ग्वादार पोर्ट, जो ग्वादार का जो साहिली इलाका है, उस पोर्ट से, उस बंदरगाह से जितनी आमदनी हो वो अपने पास रखें और जब तक चाहें वो रख सकते हैं। अबू सईद इस बात को मान गए और ग्वादार पोर्ट से जितनी आमदनी आती है वो रखने लगे अपने पास। और कुछ समय के बाद उन्होंने ओमान का तख्ता पलट कर दिया, अपने भाई को हटा के वो खुद सुल्तान बन गए। और तब से ग्वादार पोर्ट ओमान के पास ही रहा। इसके बाद 1958 तक ग्वादार ओमान के पास ही रहा और 1958 में पाकिस्तान ने $10 मिलियन दे करके ग्वादार पोर्ट को खरीद लिया। और पूरी दुनिया में यह ढिंढोरा पीटा कि $10 मिलियन दे करके ग्वादार पोर्ट को ओमान से खरीदा गया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने कभी ये नहीं बताया कि ग्वादार हमेशा से बलूचिस्तान का ही हिस्सा था और बलूचिस्तान ने एज गिफ्ट ओमान को दिया था और फिर वापस वहाँ से पाकिस्तान ने खरीदा। ये एक बहुत अहम हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसको पाकिस्तान दुनिया से नहीं बताता, दुनिया के सामने नहीं रखता है। और इनफैक्ट एक बात और बता दूं कि आज भी बलूचिस्तान में कई ऐसे लोग हैं, ग्वादार में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ओमान का पासपोर्ट भी है। ऑक्युपाइड बलूचिस्तान या मकबूजा बलूचिस्तान का सी बेल्ट का जो इलाका है, साहिली इलाका, जो कोस्ट लाइन जो है, वो 778 किलोमीटर है। और इसमें अगर ईरान बलूचिस्तान के छाबार पोर्ट को भी अगर शामिल कर दें तो ये पूरा 1100 किलोमीटर लंबा हो जाता है। और 778 किलोमीटर जो पाकिस्तान के कब्जे वाला बलूचिस्तान है, उसका जो 778 किलोमीटर लंबा ये कोस्ट लाइन है, ये पूरे पाकिस्तान के कोस्ट लाइन का 80% हिस्सा बनता है। और ये समझ में आता है कि क्यों पाकिस्तान बलूचिस्तान पे अपना कब्जा बना के रखना चाहता है, क्योंकि इसी कोस्ट लाइन पर इंपॉर्टेंट जो पोर्ट्स हैं, जो बंदरगाह हैं और डिस्ट्रिक्ट्स, तहसील्स आते हैं, वो सब आते हैं। उनके नाम मैं आपको बताता हूं। इनके नाम हैं, सबसे पहला आता है ग्वादार, फंसिनी, जीवनी, पीशुकान, गद्दानी, कलमत, ओरमाडा, बसोल, सूरबंदर, खप्पर, दम्ब और विंधर हैं। इसी कोस्ट लाइन पर करोड़ों का फिशरीज का बिजनेस होता है और ये एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है पाकिस्तान के लिए। मकबूजा बलूचिस्तान के इस 778 किलोमीटर लंबे कोस्ट लाइन पर फिशरमैन्स की कम से कम 40 से ज़्यादा बड़ी बड़ी बस्तियां हैं और यहाँ फिशरीज का, मछलियों का करोड़ों का कारोबार होता था। और इसी फिशरी बेल्ट में ग्वादार अपने बंदरगाह की वजह से बहुत अहमियत रखता है। यहाँ पे जो फिशरमैन की जो कौम है वो काफ़ी प्रॉस्परस, बहुत संपन्न हुआ करती थी किसी ज़माने में। ये सीपेक आने से पहले करोड़ों का इनका फिशरीज़ का कारोबार हुआ करता था और वो सब आज के समय में बंद पड़ा है। और ये फिशरमैन दाने दाने को मोहताज हैं, पीने के पानी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं।
पाकिस्तान ने ये तक कहा है कि कोल बेस्ड एक थर्मल पावर प्लांट लाए हैं वो ग्वादार के लिए। इंटरनेशनल मीडिया में बहुत तरह की बातें होती हैं और प्रोपेगेंडा होता है, सरकारी फाइलों में बताया जाता है कि ये 300 मेगावाट का जो थर्मल पावर प्लांट है ये ग्वादार का और इलाके का बिजली की समस्याओं को पूरा करेगा, वहाँ के बिजली की जो रिक्वायरमेंट रहती है उसको कंप्लीट करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्वादार में बिजली नहीं है और पानी नहीं है और लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। ग्वादार पोर्ट इतना अहम क्यों है? उसका एक सीधा सा रीज़न है कि ग्वादार दुनिया के उन चंद बंदरगाहों में, पोर्ट्स में से है जो कुदरती तौर पर काफ़ी गहरा है। आम तौर पर जितने भी बंदरगाह हैं उनको ड्रेजिंग करके, खुदाई करके एक गहराई दी जाती है, लेकिन ग्वादार एक ऐसा पोर्ट है जो कुदरती तौर पर काफ़ी गहरा है। अमूमन देखा जाता है, ये माना गया है कि 9 से 10 मीटर गहरा पोर्ट एक अच्छा पोर्ट कहा जाता है। और आसपास के अगर हम बंदरगाहों को देखें तो फिर ग्वादार का इंपॉर्टेंस समझ में आता है। अगर जैसे ग्वादार के पास में एक कराची है, उस पोर्ट की गहराई 9 से 10 मीटर है। छाबार बंदरगाह 11 मीटर गहरा है। ईरान का बंदर अब्बास 9 से 10 मीटर गहरा है। दुबई का जबल अली ये 15 से 16 मीटर गहरा है, लेकिन इसको खुदाई और ड्रेजिंग करके इतना गहरा बनाया गया है। ओमान में दम्ब में 9 मीटर गहरा, दोहा 11 से 12 मीटर, लेकिन ग्वादार 17 से 18 मीटर गहरा है और ये कुदरती तौर पर, नेचुरल तौर पर इतना गहरा है। बंदरगाह के लिए दूसरी अहम ज़रूरत होती है समुद्र में एक हैमर हेड टाइप के जगह की। ये हैमर हेड समुद्र के पानी का कटाव रोकने के लिए होता है और अमूमन इसको ड्रेजिंग करके बनाया जाता है, लेकिन ग्वादार में ये नेचुरल तरीके से हैमर हेड बना हुआ है और इसीलिए इस कोस्ट लाइन पर सबसे बड़े पोर्ट बनने का मादा ग्वादार के पास ही है। 1954 में अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे ने ग्वादार को डीप सी पोर्ट के लिए एक बेहतरीन मकाम करार दिया था। और ग्वादार की तीसरी सबसे अहम जो इसकी बात है वो है इसका जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन। खलीज ओमान और खलीज फर्स के कॉर्नर पर ग्वादार लोकेटेड है और इस रीजन के तमाम बड़ी कंट्रीज़ के बंदरगाह इसके इर्द गिर्द हैं। ये कंट्रीज़ आप देखिए, ये जो मुल्क हैं उनके नाम मैं बताता हूँ। आप देखिए, ये ओमान, दुबई, हजमन, कतार, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, इराक और ईरान के कमोवेश तमाम बंदरगाह, जिसमें छबार, बंदर अब्बास, दुबई का जबल अली, पोर्ट खलीफा, शाह अब्दुल्ला, दमा, दोहा, शोएक और उमेर कसार वगैरह बंदरगाह शामिल हैं। चीन और ईस्ट एशिया की तरफ से जितने भी शिप्स आएंगे वो सभी ग्वादार से होकर के ही निकलते हैं। इसलिए ग्वादार का जो जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो इसकी अहमियत को और कई गुना बढ़ा देता है। 2001 में चाइना की एक इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, गो वेस्ट। और ये गो वेस्ट चाइना ने इसलिए शुरू किया क्योंकि उसके कुछ जो वेस्टर्न प्रोविंस हैं वो बहुत ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे। वो प्रोविंस हैं जिंजियांग, शांगजी, खोरगोस और उरुमुकी। इन प्रोविंसेस में एक बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की है और वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होने की वजह से चीन की हुकूमत से कुछ बगावट के सुर वहाँ पे उभरने लगे थे। तो उस बगावट को रोकने के लिए चीन को इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए था। वो ये भी चाहता था कि वो वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट तक किसी तरह से पहुँच जाए और वहाँ से शुरुआत हुआ सीपेक का। चाइना ने अपने वेस्टर्न प्रोविंसेस में 2001 से तकरीबन $320 बिलियन का इन्वेस्टमेंट्स और मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू करा हुआ है।
वो जिंजियांग से ग्वादार तक आने के लिए एक बहुत बड़ा जाल बना रहा है। रोड्स, टनल्स, ब्रिजेस, ऑयल गैस पाइपलाइंस, बहुत सारी तमाम चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारी तमाम चीज़ें। और ग्वादार, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो पोर्ट कितना अहम है कि वो पूरा वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट से कनेक्ट होता है। तो इसलिए चाइना के लिए ग्वादार एक गेम चेंजर है, ग्वादार का पोर्ट। क्योंकि अगर ताइवान की तरफ से आए या मलक्का स्ट्रेट से होकर के मस्कट तक चीन अपने जहाज़ों को भेजना चाहे, पानी के जहाज़ों को अगर वो भेजना चाहे, तो उसको लगभग 4600 नॉटिकल माइल्स का रास्ता तय करना पड़ता है। लेकिन ग्वादार से ये फासला महज 208 नॉटिकल माइल्स का है। चाइना को काशगर से ग्वादार तक पहुंचने के लिए 3000 किलोमीटर का ज़मीनी रास्ता तय करना पड़ेगा। और इसी ज़मीनी रास्ते, इसी हाईवे का नाम सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और जैसा कि ये नाम बताता है, ये सिर्फ रास्ता या हाईवे नहीं है, ये एक जाल है मोटरवेज का, रेल्स का, ऑयल गैस पाइपलाइंस का। इसके अलावा एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिक डेप्थ के लिए भी सीपेक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ब्रिजेस हैं, टनल्स हैं, तमाम तरह की बातें कम से कम कागज़ पर तो कही गई हैं। और जब इसका आगाज़ किया गया था तो इसमें बताया गया था कि $46 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें इजाफा किया गया $5.5 बिलियन का बाद में। और ये सारा सीपेक, ये सब कुछ ग्वादार के इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन सीपेक सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमिक प्लान नहीं है, इसका एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। और चाइना ऑलरेडी ये काम कर रहा है। और यहाँ तक कि बलूचिस्तान के जो फ्रीडम स्ट्रगल के रहनुमा हैं डॉक्टर अल्लाह नज़र साहब, उन्होंने इस बाबत पूरी जानकारी भी दी है। हमने जब बात किया उनसे तो उन्होंने बताया कि चाइनीज़ मिलिट्री पर्सनल, उनके सोल्जर्स ग्वादार पोर्ट में और सीपेक के तमाम जगहों पे खुलेआम देखे जा सकते हैं। और चाइना ने ऑलरेडी वो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सीपेक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। न्यूज़ इंटरवेंशन की तहकीकात में ये पता चला कि चाइनीज़ आर्मी ग्वादार पोर्ट में पूरी तरह से मुस्तैद है, तैनात है। और जो बलोच वहाँ पे काम करते हैं ग्वादार पोर्ट में, उनके जो शिनाख्त कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड हैं, वो इस तरह से बनाए गए हैं कि वो जिन इलाकों में, जिस एरिया में, जिस जोन में काम कर रहे हैं, उसके अलावा किसी भी जगह पे वो नहीं जा सकते। ये बड़े हैरानी की बात है कि पंजाब प्रोविंस है, जो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है, वहाँ से लोग जो आते हैं, चाइनीज़ सोल्जर्स, वो बिना रोक टोक के किसी भी इलाके में ग्वादार में घूमते फिरते हैं, पोर्ट्स के हर इलाके में जाते हैं। लेकिन जो बलोच, जो वहाँ के ओरिजिनल जो रहने वाले जो बाशिंदे हैं, उनको शिनाख्त कार्ड इस तरह से बना के दिया गया है कि वो जो काम करते हैं, जो निचला काम जो उनको पकड़ाया गया है, उसके अलावा, उस काम के अलावा कहीं और नहीं जा सकते। ये मतलब साफ है कि ये सिक्योरिटी का जामा इसलिए पहनाया गया है कि चाइनीज़ मिलिट्री ग्वादार पोर्ट में तमाम तरह की जो जियो स्ट्रैटेजिक जो लोकेशंस पे जो उनके इंटेलिजेंस के काम हैं और भारत के ऊपर नज़र रखने का जो एक्टिविटीज़ है, वो चल रहा है। और इसको सिर्फ सिक्योरिटी के जामा पहना करके रोका गया है कि कोई और इसमें जा कर के कोई देख रेख ना कर ले, कोई पता ना लगा पाए। न्यूज़ इंटरवेंशन की तहकीकात में पता चला है कि सीपेक के रास्ते में आने वाले तमाम बस्ती जो कि ऑक्युपाइड बलूचिस्तान के आवारन, केच, पंजगूर, इन डिस्ट्रिक्ट्स में आने वाली तमाम बस्तियों को जबरन डिस्प्लेस किया गया है, इनको हटाया गया है। तो पाकिस्तान आर्मी के लोग इन जगहों पे जाके, इन बस्तियों में, इन डिस्ट्रिक्ट्स में जा कर के वहाँ के लोगों के साथ तमाम तरह की ज़्यादतियाँ करते हैं। औरतों के साथ रेप हुआ है, बच्चों को मारा गया और घरों में आग लगा दिया गया। जो भी आप सोच सकते हैं डिस्प्लेस करने के लिए, वो सब हुआ है। और लोग इन डिस्ट्रिक्ट्स के आवारन, केच और पंजगूर के लोग आज दर दर भटक रहे हैं। वो कभी कोई हब चौकी में या कराची में या तुर्बत के किसी रिफ्यूजी कैंप में कहीं टेंट लगा करके रहने को मजबूर हैं। वो सब इसलिए किया गया क्योंकि ये लोग वहाँ के रहने वाले ओरिजिनल बाशिंदे हैं, वो जगह से हटने को नहीं तैयार थे। लेकिन पाकिस्तान को तो सीपेक लाना था, चीन को सीपेक बनाना था,
तो उसके लिए इन सभी लोगों के साथ तमाम जातियां करके इनको फोर्सफुली डिस्प्लेस किया गया। दुनिया बेशक सीपेक को और ग्वादार को, खास तौर से अगर मैं ग्वादार की बात करूं तो ग्वादार को लोग सिंगापुर और दुबई जैसा समझ रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ग्वादार की आवाम इस वक्त मूलभूत सुविधा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए लड़ रही है, एहतजाज कर रहे हैं। वहाँ पीने के पानी नहीं है, वहाँ बिजली नहीं है और वहाँ खाने को रोटी नहीं है। ग्वादार और केच में बिजली ईरान से आती है। पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक एग्रीमेंट था ईरान गवर्नमेंट के साथ कि वो इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में बिजली सप्लाई करेगी। ईरान अपने हिसाब से बिजली सप्लाई कर रहा है, लेकिन मज़े की बात है कि ये बिजली ग्वादार के लोगों के लिए नहीं है। ये पाकिस्तान आर्मी के लोग, उनकी छावनी, उनके कोस्ट गार्ड, उनके इंटेलिजेंस, चाइना के जो तमाम एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं और जो उनके सोल्जर्स हैं, उनके लिए बिजली और पानी 24 घंटे मुहैया रहता है। लेकिन ग्वादार के जो लोग हैं उनके लिए दिन में सिर्फ 3 या 4 घंटे बिजली आती है, बाकी समय लोड शेडिंग होता रहता है। और इस लोड शेडिंग की वजह से या बिजली जो एराटिक सप्लाई है बिजली का, उसकी वजह से पीने का पानी नहीं आता और लोग एहतजाज करने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि पीने का पानी हर किसी को चाहिए। और इन सारी चीज़ों से ये साफ समझ में आता है कि पाकिस्तान को बलोच आवाम से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ बलोच की ज़मीन चाहते हैं, वहाँ की जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनसे उनको मतलब है। ग्वादार में वहाँ की आवाम बहुत लंबे समय से पानी के लिए एहतजाज कर रहे हैं, ये काफ़ी सालों से चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान की हुक्मरान को इन एहतजाज से, इन प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्हें बलोच कौम से, उनकी खुशहाली से कोई वास्ता नहीं है। उन्हें सिर्फ बलोचिस्तान की सरजमीन चाहिए और वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज से उन्हें लगाव है। लेकिन ये पानी नहीं आने की वजह से बलोचिस्तान में एक टैंकर माफिया का जन्म हो गया है और ये टैंकर माफिया बहुत ज़्यादा पैसे लेकर के पीने का पानी मुहैया कराते हैं ग्वादार के लोगों के लिए। और न्यूज़ इंटरवेंशन के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि पाकिस्तान आर्मी के लोग और पंजाब प्रोविंस से जो डेपुटेशन पे आते हैं, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और तमाम अफसर, वो सब इन टैंकर माफियाओं के साथ एक पार्टनरशिप है। और ये जो बलोच कौम के साथ जो जबरन पैसा वसूला जाता है, इसका एक मोटा रकम इन पाकिस्तान आर्मी के हुक्मरानों के पास और पंजाब प्रोविंस से आए जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं उन तक भी पहुंचता है। सीपेक आने से पहले ये ग्वादार में और ये कोस्ट लाइन पे जितना जो फिशरमैन्स का जो बस्तियां थी और फिशरीज़ का एक बहुत करोड़ों का कारोबार था, वो आज के समय में बर्बाद हो चुका है। उसका रीज़न है, उसका कारण है कि ये जो फिशरमैन हैं उनको पाकिस्तानी लोग समुद्र में जाने नहीं देते हैं, और अगर जाने भी देते हैं तो इतना सख्त कानून बना के रखा है, सिक्योरिटी के नाम पे तमाम तरह की उनके साथ ज़्यादतियाँ की जाती हैं। कई जोन्स समुद्र में जो हैं वो पाकिस्तान नेवी ने और चाइनीज़ जो सोल्जर्स आए हैं उन्होंने सिक्योरिटी के नाम पे उसको नो गो एरिया बना रखा है, वहाँ किसी को जाना अलाउड नहीं है। और इनसे जो वहाँ के ओरिजिनल बाशिंदे हैं ग्वादार के और बलोचिस्तान के, इनसे तमाम तरह की आइडेंटिटी और शिनाख्त कार्ड मांगा जाता है और इनसे ये भी कहा जाता है कि आप ये आइडेंटिटी कार्ड अपना ले करके समुद्र में जाएंगे फिशिंग करने के लिए। इनका कहना है, हमने जब बात किया फिशरमैन से तो उन्होंने बताया कि जब वो समुद्र में आइडेंटिटी कार्ड लेके जाते हैं तो फिशिंग के दौरान वो आइडेंटिटी कार्ड ख़राब हो जाता है इनका, और ख़राब हो जाता है तो दोबारा बनने का प्रक्रिया जो उसका प्रोसेस है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना मुश्किल बना के रखा है कि या तो वो बनता नहीं है, और अगर बनता भी है तो बहुत लंबा चक्कर लगवाते हैं, उसके बाद उनको इशू किया जाता है। और इसका सीधा असर वहाँ के फ़िशिंग इंडस्ट्री पे पड़ा है, जो एक ज़माने में बहुत ही प्रॉस्परस और करोड़ों का कारोबार होता था मछलियों का, वो लगभग बर्बाद हो चुका है। और पूरा फिशरमैन कम्युनिटी दाने दाने को मोहताज है, वो अपना एहतजाज कर रहे हैं और उसके अलावा वहाँ पीने का पानी भी नहीं मौजूद है। कमाल की बात है कि मकबूजा बलोचिस्तान का सबसे ज़रखेज़ इलाका, जो कि पाकिस्तान का 80% कोस्ट लाइन है, यहाँ पे फिशरीज़ का, मछली का एक बहुत ही ज़बरदस्त कारोबार था किसी ज़माने में, वो आज भूखमरी की कगार पे है।
वो कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुका है। जो फिशरमैन हैं बलूचिस्तान के, वो दर दर भटक रहे हैं रोज़ी रोटी के लिए, पीने के पानी के लिए एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब ऐसे में अगर बलोच कौम बंदूक ना उठाए तो फिर क्या करे? ग्वादार की आवाम और बलूचिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पीने के पानी के लिए एहतजाज कर रहे हैं। वो दिन में कह रहे हैं कि 18 घंटा बिजली आए, लेकिन उनकी मांगें अभी तक मानी नहीं गई हैं। दुनिया सीपेक को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट समझती है। वो ये समझ रही है कि उससे बलूचिस्तान की किस्मत बदल जाएगी, पाकिस्तान और चाइना खुशहाल हो जाएंगे। ठीक है, पाकिस्तान और चाइना में जो भी खुशहाली आए, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों के लिए सीपेक गुर्बत के अलावा कुछ नहीं लाया है। बलूचिस्तान एक अमीर मुल्क है, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, गोल्ड, कॉपर, तमाम मिनरल्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग दर दर भटक रहे हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए एहतजाज कर रहे हैं, पीने के पानी के लिए गलियों और सड़कों में घूम रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान, इनको इन चीज़ों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको बलूचिस्तान की सरजमीन चाहिए, उनको बलोच लोगों से कोई मोहब्बत नहीं है। एक बात साफ है, ये सीपेक, पाकिस्तान और चाइना, इनकी किस्मत बेशक बदल दे, लेकिन बलोच आवाम और बलूचिस्तान के लिए सिवाय गुर्बत लाने के सीपेक ने कुछ नहीं किया। आज बलूचिस्तान की आवाम इस गर्मी में सड़कों पे भटक रही है पीने के पानी के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए। वो साफ कहते हैं कि हमको ये सीपेक के बड़े बड़े वादे नहीं चाहिए। ये फाइलों में और ये जो इंटरनेशनल मीडिया में जो प्रोपेगेंडा होता है कि सीपेक ग्वादार को सिंगापुर और दुबई जैसा बना देगा, ये वादे नहीं चाहिए। उन्हें 2 वक्त की रोटी चाहिए, पीने का पानी चाहिए। और एक बात और साफ है कि बलोच फ्रीडम फाइटर्स जो डॉक्टर अल्लाह नज़र की रहनुमाई में अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, वो इतनी आसानी से अपने इस खूबसूरत ज़मीन को पाकिस्तान और चाइना के हवाले नहीं कर देंगे। और सबसे अहम बात, इन सारी बातों पर कभी भी इंटरनेशनल मीडिया में या थिंक टैंक्स में खुलकर चर्चा नहीं होती। मैंने खुद और हमारी न्यूज़ इंटरवेंशन की टीम ने जब इन बातों पे चर्चा शुरू की, इन बातों पे जब रिसर्च करना शुरू किया, तो मैं खुद बहुत हैरान था कि इस बारे में कभी भी इंटरनेशनल लेवल पे खुल करके बात नहीं होती। तब न्यूज़ इंटरवेंशन ने बलूचिस्तान को और बलोच आवाम के चीज़ों को एक अपना मुहिम बनाया कि हम इनकी आवाज़ बन करके लोगों तक पहुंचाएंगे। और ये तब तक जारी रहेगा जब तक ये बात मेन स्ट्रीम में नहीं आती और लोग ह्यूमन राइट्स वायलेशन और जो वहाँ के जो बलोच आवाम की जो मूलभूत जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ज़िंदगी की, जो पीने के पानी और 2 वक्त की रोटी की रिक्वायरमेंट्स पे चर्चा नहीं शुरू हो जाती, इनको समस्याओं का जो हल नहीं निकाल लिया जाता, हम अपनी ये मुहिम तब तक जारी रखेंगे।